ये सुनने के बाद सू मन ही मन कहती है, क्या प्रिंसेस मुदान नॉवेल में ओरिजिनल सू की तरह ये भी एक बदनाम औरत थी। इतना ही नहीं, प्रिंसेस मुदान और ओरिजिनल सू एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं। वे कई बार हॉट लड़कों को लेकर एक दूसरे से लड़ चुकी हैं। लेकिन प्रिंसेस मुदान बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई बॉय उसकी बात नहीं मानता तो वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है, ठीक इसी तरह से जैसा कि अभी ये फैमिली का हाल है। ये सब सोचने के बाद सू चिल्लाते हुए कहती है, ये जिंग मुझे बताओ कि अभी सिचुएशन कैसी है। क्या प्रिंसेस मुदान लियो को अपने साथ अपने घर ले गई है? इसके साथ ही वो मन ही मन सोच रही होती है कि लियो बहुत ही भोला है। उसने बचपन से ही किसी भी मुसीबत का सामना नहीं किया। क्या होगा अगर प्रिंसेस मुदान के इस तरह से धकेले जाने की वजह से वो आत्महत्या कर ले? सू के ख्यालों को तोड़ते हुए ये जिंग कहता है, लियो का व्हाइट हाउस टेम्पल के साथ अच्छे संबंध तो वो लोग अभी के लिए उसकी रक्षा करेंगे, इसीलिए प्रिंसेस मुदान अभी के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। लेकिन प्रिंसेस मुदान के लोगों ने टेम्पल को चारों ओर से घेर लिया है, इसीलिए लियो अभी के लिए वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। हमें ही वहाँ जाकर उसे बाहर निकालना होगा। ये सब सुनते ही सू येजिंग को खींचते हुए कहती है, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी। बेचारा येजिंग अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि इसको लियो की इतनी चिंता होगी। दूसरी ओर अनाउंसमेंट होने लगती है कि डियर मेंस कृपया ध्यान दो, हमें अभी खबर मिली है कि लेडी सू का कैरेज निकल चुका है, तो आप लोग प्लान नंबर 7734 का पालन करो और जल्द से जल्द यहाँ से पलायन कर लो। इसके बाद तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये सब सुनते हुए सू अपने कैरेज में येजिंग से नजरें चुराते हुए गाना गा रही होती है और येजिंग ये सब देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दुश्मनों का हमला हो गया है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये सुनकर सू कहती है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे मदद के बिना तुम्हें उस टेम्पल में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे और तब तक तुम क्लियर तौर से अपने भाई को खो चुके होंगे। ये जिंग मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है कि ये लियो को बहुत ही पसंद करती है। तभी सू ये जिंग को टोपी पहनाते हुए कहती है, इसे पहन लो और खुद को किसी को भी पहचानने मत देना। ये जिंग की वो टोपी बांधते हुए सू मन ही मन सोच रही होती है कि फिलहाल के लिए ये जिंग एक गद्दार है और इसलिए उसे खुद को छुपाना चाहिए ताकि उसे कोई देख ना पाए। अभी के लिए मैं कोई और मुसीबत नहीं चाहती। दूसरी ओर ये जिंग सोच रहा होता है कि क्या ये हमेशा ही मेरा इस तरह से ख्याल रखती थी। टोपी बांध देने के बावजूद भी सू ये जिंग के करीब उसी तरह से खड़ी रहती है, जो देखकर ये जिंग मन ही मन कहता है, क्या ये हर मेंस के साथ ऐसा ही करती है? ये सब सोच के उसे गुस्सा आ जाता है और वो सू को दूर धकेलते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। फिर हम देखते हैं उस टेम्पल को। वहाँ पहुँचते ही सू कहती है, आ गए हम, चलो अंदर चलें। तभी गार्ड्स रोकते हुए कहते हैं, ये टेम्पल प्रिंसेस मुदान के अंडर है और यहाँ किसी का भी जाना मना है। अगर तुम लोग यहाँ गए तो इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनते ही सू एक गार्ड के पास पहुँच जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो? बेचारा गार्ड ये सब सुनकर वहीं पर घबराहट के मारे कांपने लगता है। सू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, देखो तो जरा, तुम लोग कितने सुंदर और बहादुर हो, क्यों न तुम मेरे साथ आओ। ये सुनकर तो बाकी के दोनों गार्ड्स भी घबरा जाते हैं और कहते हैं, अब तो लेडी सू हमें अपना पालतू जानवर बना लेगी। इसके बाद तो वो तीनों ही घुटने पर आ जाते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, लेडी सू, हम इतने ज्यादा बदसूरत हैं कि आपको बता नहीं सकते। अगर आप टेम्पल में जाकर अगरबत्ती जलाना चाहती हैं तो हम आपको इसके लिए नहीं रोकेंगे, प्लीज आप आगे बढ़ें। सू बड़े स्टाइल से कहती है, देखा ये जिंग, मैंने कहा था ना कि मैं ये सब कर सकती हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है टेम्पल में। लियो और प्रिंसेस मुदान एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और लियो कहता है, प्रिंसेस, आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? प्रिंसेस मुदान कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। लियो, अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने सभी बॉयज से छुटकारा पालूंगी और खुद को आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दूंगी। लियो कहता है, मैं इसके लिए खुद को सम्मानित महसूस करता हूँ, लेकिन मेरा दिल पहले ही किसी और का है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। ये सुनकर तो प्रिंसेस मुदान गुस्से से कहती है, किसी और का है? कौन है वो? तभी डोर को खोलते हुए सू कहती है, मैं हूँ वो। सू को देखकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, लेडी सू, तुम यहाँ आ गई। लेकिन प्रिंसेस मुदान हैरान होने के बाद टॉन्ट करते हुए कहती है, टेम्पल एक पवित्र जगह है तो तुम्हारे जैसा कीड़ा यहाँ कैसे आ गया? ये सब इग्नोर करते हुए सू फटाक से वहाँ पड़े धूप के बर्तन को उठा लेती है और प्रिंसेस मुदान के
ओर आने लगती है। इतने में ही प्रिंसेस मुदान दूसरा टॉन्ट मारते हुए कहती है, शायद बुद्धा ही अपनी राख में लौट रहे होंगे। इतना सुनते ही सू धूप का वो बर्तन सीधा प्रिंसेस मुदान के सर पे फेंक के मारती है। उस बर्तन में पड़ी धूप की राख की वजह से प्रिंसेस मुदान बुरी तरह से खांसने लगती है। ये देखते हुए सू स्माइल करते हुए कहती है, मैं तुमसे सहमत हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें शुद्ध कर दूँ। तभी वहाँ पर टेम्पल के मॉन्क आ जाते हैं और कहते हैं, अमितबा, ये टेम्पल एक बहुत ही शांत और पवित्र जगह है, इसीलिए कृपया यहाँ पर झगड़ा मत करो। टेम्पल के मॉन्क को देखने के बाद सू मन ही मन कहती है, मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बौद्ध धर्म क्वींसलैंड का रॉयल धर्म है। यहाँ तक कि लोग इस मॉन्क को एम्परर से भी ऊंचा मानते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के कई मिनिस्टर की बीवियाँ बौद्ध धर्म की है, इसीलिए इन पर गुस्सा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। ऐसा ही सेम प्रिंसेस मुदान भी सोचती है और उसके बाद तो वो दोनों ही एक दूसरे से मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे जानती है कि यहाँ पर असली सत्ता मॉन्क के हाथ में है। वे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद तो प्रिंसेस मुदान चाय पीते हुए कहती है, लेडी सू, तुम एक अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही हो। मैं इसके बारे में रिपोर्ट करूंगी। खैर, क्योंकि तुम नादान हो इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर तुम इसके भाई को भी मुझे सौंप देती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? सू बड़े ही ठंडे वे में कहती है, जरा सोच कर बोलो। लियो के हाथ को पकड़ते हुए सू कहती है, ये कोई अपराधी नहीं है, इसे तो मेरे फादर ने मेरे मंगेतर के रूप में चुना है। इसके साथ ही वो मन ही मन कहती है, ये ठीक है कि मंगेतर बदल चुका है और वो अब येजिंग है, लेकिन इसे छोड़ो, सबसे पहले लियो को बचाना है। लेकिन येजिंग सू को लियो के हाथ को पकड़े देख मन ही मन कहता है, तो उसने उसे चुना। येजिंग को इतने गुस्से में देख सू मन ही मन कहती है, अरे इस टाइम पे तो लियो को बचाना सबसे पहले है, आखिर इसे हो क्या गया है। तभी लियो सू के हाथों को पकड़ लेता है और उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगता है, जिससे कि सू घबरा जाती है और पीछे होने लगती है। सू और लियो को इस तरह से देखकर प्रिंसेस मुदान और येजिंग दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और प्रिंसेस मुदान चिल्लाते हुए कहती है, लियो, तुम इसके प्यार में कैसे पड़ सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? क्या तुमने उसके बारे में वो अफवाहें नहीं सुनी? लियो सू के सामने आते हुए कहता है, मैं दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी आंखों पर विश्वास करता हूँ। सू एक बहुत ही अच्छी लेडी है। ये सब सुनकर सू मन ही मन कहती है, जब मैं इस बॉडी में आई थी तो हर किसी ने मुझे एक बुरा इंसान कहा। हर किसी के लिए मैं एक राक्षस थी जिसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। उन सभी लोगों को छोड़कर केवल यही है जिसने मेरे से एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार किया। इससे तो मेरा दिल ही छू लिया। ये सब सोचते हुए सू लियो का हाथ पकड़ लेती है और मन ही मन कहती है, जब तक कि तुम मेरे साथ इसी तरह से व्यवहार करोगे हम दोस्त बने रहेंगे और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊंगी। सू को लियो का हाथ पकड़े देख येजिंग को और भी गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, फिर से इसने उसका हाथ पकड़ा, ये कभी मेरा हाथ तो नहीं पकड़ती। सू तो लियो से बहुत ज्यादा इम्प्रेस दिख रही है। उसने कभी भी मुझे इस तरह की नजरों से नहीं देखा। वो हमेशा ही मुझे एक दुश्मन की नजर से देखती है। प्रिंसेस मुदान कहती है, क्या लेडी सू, और वो भी एक अच्छी औरत? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने नहीं सुना कि लेडी सू अपना सारा समय अलग अलग लोगों के साथ बिताती है? वो अनपढ़ और बद दिमाग है, आखिर उसके बारे में ऐसा भी क्या अच्छा है? क्या मैं उससे हर मामले में बेहतर नहीं हूँ? सू चिढ़ाते हुए कहती है, देखो तो जरा, बोल कौन रहा है? हजारों पापियों के मरने के बाद तुम्हारा जन्म हुआ होगा। तुम्हारे जैसे किसी इंसान का हमारे इस देश में होना कितने शर्म की बात है। मैंने तो सुना था कि तुम्हारा हस्बैंड अब तुम्हें नहीं चाहता, यहाँ तक कि उसने तुम्हें तलाक भी दे दिया था। फिर 30 की उम्र में तुमने मार्क्यूस लू से शादी की, जिसने लगभग खुद को मार ही डाला। शादी के बाद भी तुम अन्य लोगों के साथ मिलती रही, जिसकी वजह से तुम्हारे ससुर को सदमा लग गया और वो बेचारा लकवाग्रस्त हो गया। इतना ही नहीं, तुमने तो एक प्रेग्नेंट वाइफ को भी मरवा डाला सिर्फ उसके गरीब हस्बैंड को चुराने के लिए। प्रिंसेस मुदान गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अपमान! क्या तुम मेरे सामने ही ऐसा करने की हिम्मत कर रही हो? मुझे आशा है कि तुम अपने सारे बालों को खो दोगी सू। ये सुनकर सू कहती है, देखा मॉन्क जी, ये आप लोगों के बारे में कितने बुरे विचार रखती है। ये आपके गंजे सर का मजाक उड़ा रही है। प्रिंसेस मुदान भी चिल्लाते हुए कहती है, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? मैं और मॉन्क जी तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए प्रिंसेस मुदान कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम एक इंपीरियल क्रिमिनल को अपने साथ ले जा रही हो, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम पर एक जांच बैठेगी और तुम्हारी फैमिली पे भी। इतने सब के बाद सू भी कैसे चुप रह सकती थी, इसीलिए वो भी व्हाइट टाइगर की तरह दहाड़ते हुए कहती है, देखा मॉन्क जी, प्रिंसेस मुदान हमारे देश के सभी मेंस को चुरा रही है। इतना ही नहीं, वो तो मेरे अच्छे नाम
को खराब करने की कोशिश भी कर रही है। इसीलिए जब मेरे फादर उस पर मुकदमा करेंगे तो आपको न्याय के हक में रहते हुए गवाही देनी है। ये सब कुछ देखते हुए बेचारे मॉन्क घबरा जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, मैं इन दोनों का ही अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये लड़ाई तो और भी डरावनी होती जा रही है। मुझे क्या करना चाहिए? बेहतर होगा कि मैं इन दोनों को लड़ने ही दूं। कुछ टाइम बीतने के बाद भी वो दोनों नहीं रुकी होती हैं। ये देखकर बेचारे मॉन्क ताली बजाते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों। अगर तुम दोनों चाहती हो कि मैं न्याय करूं तो ठीक है। हमारे बौद्ध धर्म में एकाग्रता को बहुत माना जाता है, तो तुम दोनों बारी बारी एक दूसरे को उकसाना, और जो भी पहले अपना ध्यान भटका लेगा और बिना कहे नहीं रह पाएगा वो हार जाएगा। ये सुनते ही वो दोनों हामी भर देती हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं। प्रिंसेस मुदान कहती है, ठीक है फिर, सबसे पहले मैं जाऊंगी। इसके साथ ही वो मन ही मन सोचने लगती है कि सू को उकसाना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से ही एक फ्यूज है जो कि थोड़ा सा भी बुरा बोलने पर ब्लास्ट हो जाता है। अगर मैंने उसे जरा सा पीक भी कहा ना तो वो गुस्से से फट जाएगी और फिर जाहिर है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जीत तो मेरी ही होगी। प्रिंसेस मुदान खराब सा मुंह बनाते हुए सू को उकसाना शुरू करती है कि सू, तुम तो एक चंचल और छोटे बिच्छू की तरह हो। तुम अपना सारा दिन लोगों के साथ छी छी, तुम सिर्फ यही कर सकती हो। तुम्हें पता है ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? खैर, अपनी इतनी बदनाम रेपुटेशन के बावजूद भी तुम यहाँ खड़ी कैसे हो? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? लेकिन सू पे तो इन बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है और वो आराम से चाय पीते हुए कहती है, बस इतना ही। सू को ऐसे देख बेचारी प्रिंसेस मुदान की आंखें चौंधिया जाती है और वो शौक होते हुए कहती है, क्या तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आया? सू ज्ञान पेलते हुए कहती है, तुम बहुत ही कमजोर हो। हमें हमारी हेल्थ के लिए गुस्से पर काबू रखना चाहिए। जब हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारा शरीर मिट्टी के हवाले हो जाता है। जब भी हमारा जुनून हमारे कमजोर दिल की बुराई करता है और जब हमारा चंचल मन अपनी बातें मानने के लिए कहता है तो हम खुद को बेकार और अपवित्र पाते हैं और हम पाप में भटक जाते हैं। ये सब सुनकर वे चारों के चारों हैरान हो जाते हैं, लेकिन इन सब में लियो सबसे ज्यादा खुश होता है कि उसकी सू ने तो कमाल कर दिया। पीछे से मॉन्क कहते हैं, ठीक है फिर, प्रिंसेस मुदान सू को उकसा नहीं पाई तो अब सू की बारी है। फिर तो सू भी अजीब तरीके से हंसते हुए प्रिंसेस मुदान की ओर बढ़ने लगती है। प्रिंसेस मुदान घबराते हुए कहती है, ठीक है फिर, मेरा भी माइंड मेरे कंट्रोल में है और मुझे उकसाना इतना आसान भी नहीं होगा। सू धीरे से कहती है, प्रिंसेस मुदान, क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पति ने आपको धोखा दिया है? मुझे पता है कि आपके पति के कमर के नीचे एक लाल कलर का निशान है जो कि उसे बचपन से ही है। ये सुनकर प्रिंसेस मुदान शॉक हो जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम घटिया बेशर्म सू, और वो शैतान, उसने मुझे धोखा दिया? मुझे बताओ कि तुमने उसके साथ कब कांटेक्ट किया? मैं तुम्हें मार डालूंगी सू। सू की कही हुई बात ये जिंग और लियो ने भी सुनी होती है। इसी वजह से ये जिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और लियो रोने लगता है। सू उन दोनों के इस रिएक्शन को देखते हुए कहती है, अरे ऐसा नहीं है, मैं तुम लोगों को बाद में समझाऊंगी। फिर तो मॉन्क कहते हैं, क्योंकि प्रिंसेस मुदान अपना पेशेंस खो चुकी है तो सू की जीत हुई। अब सू लियो को ले जा सकती है। बेचारी प्रिंसेस मुदान निराश होते हुए कहती है, मैंने लियो और अपने पति दोनों को खो दिया। ये सुनकर सू हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मैं तुम्हारे पति के साथ ही बड़ी हुई हूँ। हमारी क्लास में उसके बचपन के उस निशान के बारे में सभी को पता था। और चिंता मत करो, उस इंसान को चुराने में कोई मजा नहीं जिसने तुमसे शादी की है। लेकिन हाँ, मेरी एक बात तुम गांठ बांध लो, मैं चाहूँ तो तुम्हें और भी बुरी तरह से हरा सकती हूँ। अगर तुमने फिर से मेरी फैमिली को लेकर धमकी दी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगी। बेचारी प्रिंसेस मुदान रोते हुए कहती है, बकवास, आखिर मैं उससे कैसे हार गई? दूसरी ओर टेम्पल के बाहर सू अंगड़ाई लेते हुए कहती है, देखा, उसके पति और मेरे बीच एक नॉर्मल अच्छा रिश्ता है, इसीलिए तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सुनकर ये जिंग कहता है, ठीक है, लेकिन लियो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी सू के हाथ को पकड़ते हुए चमकती आंखों से मॉन्क कहते हैं, 5 पावर में से तुम्हारे पास पहले ही 2 हैं, एकाग्रता और बुद्धि। मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसका स्वभाव पूरी तरह से बौद्ध धर्म के लिए बना हो। सांसारिक दुनिया में खुद को बर्बाद करना बंद करो और अपने बालों जैसी कीमती चीजों का त्याग करके हमारे साथ जुड़ जाओ। सू अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है, क्या अपना सर गंजा कर लूं और तुम्हारी तरह भिक्षा मांगू? मॉन्क सू को पीछे हटते देख उसके हाथों को अच्छी तरह से पकड़कर कहते हैं, जब तुम एक बार बौद्ध धर्म अपना लोगी तो मुझे यकीन है कि तुम बहुत ही महान काम करोगी। आखिरकार मुझे एक लायक उत्तराधिकारी मिल गया है। लियो सू के सामने आते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं मॉन्क जी? सू पहले से ही मेरी मंगेतर है, आप और मैं तो पुराने अच्छे दोस्त है, फिर भी आप मेरी शादी तोड़ना चाहते हैं। तभी वहाँ पर और भी ढेर सारे मॉन्क आ जाते हैं और अपना वो पुराना मॉन्क जो कि उन सबका सीनियर है डराते हुए कहता है, लियो, जो कि हम एक दूसरे के पुराने दोस्त है, तो क्या तुम इसके लिए हामी नहीं भर सकते?
लियो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है चिंता मत करो सू, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन सू घबराते हुए कहती है ये कैसा बौद्ध टेम्पल है, बिल्कुल घोटाले जैसा। ये जिंग दूर से देख रहा होता है कि वो सीनियर मॉन्क सू को अपने बौद्ध धर्म में जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये जिंग मन ही मन सोच रहा होता है कि यहाँ पर ढेर सारे ऐसे मॉन्क हैं जो कि लड़ना जानते हैं, मुझे इन्हें चकमा देना होगा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर तो ये जिंग अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक स्लैश मारते हुए उन सारे मॉन्क को पार करके उनके पीछे खड़ा हो जाता है और उसके ऐसा करते ही बेचारे सारे मॉन्क के कपड़े फट जाते हैं। कुछ जूनियर मॉन्क जो कि अभी भी अच्छी तरह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, वो शर्माने लगते हैं और सू अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है नहीं नहीं, मुझे ये नहीं देखना। उसके बाद तो ये जिंग उन सारे मॉन्क के टकलों पर पैर रख के लियो और सू को लेकर वहाँ से भागने लगता है। पीछे से वो सीनियर मॉन्क खुद की इज्जत को ढकते हुए चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगा लेडी सू, इस बारे में तुम सोचना जरूर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू के मेंशन में ये जिंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है लियो क्या तुम नहीं जानते कि इस टाइम पे तुम एक क्रिमिनल हो, तो आखिर तुम लोगों की नजरों में आते हुए टेम्पल कैसे चले गए। लियो माफी मांगते हुए कहता है हाँ ब्रदर मुझे पता है। सू भी कहती है लियो देखो तुम्हारी पूरी फैमिली को इस टाइम पे किंग ने देशद्रोही करार किया है, यहाँ तक कि तुम दोनों को पकड़ने का आदेश भी जारी किया गया है, इसीलिए तुम्हें इस टाइम पर टेम्पल जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। लियो फटाक से सू के सामने आ जाता है और उसे एक पाउच गिफ्ट करते हुए कहता है सू ये तुम्हारे लिए है, जब भी मैं बचपन में बीमार होता था तो मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मेरी मदर मुझे गिफ्ट देती थी और जब मुझे ये पता चला कि तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारे जल्द से जल्द ठीक हो जाने के लिए बुद्धा से प्रे करने के लिए टेम्पल गया था। ये सुनकर तो सू का दिल बाहर आ जाता है और वो मन ही मन कहती है लानत है मुझ पे, और आखिरकार मुझे ये समझ आ गया कि लोग जानवर क्यों पालते हैं, किसी का निस्वार्थ प्यार भला किसी को कैसे पसंद नहीं आएगा। ये जिंग, ये लियो, यहाँ तक कि डॉक्टर नानबिंग, इन सब के अलग अलग पॉइंट हैं। ये सब सोचते हुए सू हंसने लगती है। बेचारे लियो को तो सू की हंसी का कारण समझ में ही नहीं आता। सू मन ही मन कंटिन्यू करते हुए कहती है ये अभी भी बच्चा है, मैंने सिर्फ उसे बचाया, इसके लिए मैं उसका पहला प्यार बन गई। वैसे मैं भी उसे पसंद कर सकती हूँ ना, अभी मेरी उम्र 19 की है और लियो अभी 16 का है, लेकिन आजकल तो कम उम्र के लड़के से शादी करने में कोई बुराई नहीं है। जैसा कि दादी ने कहा था 3 साल बड़ा, खैर मैं उससे बड़ी हूँ लेकिन हम साथ रह सकते हैं। बेचारा ये जिंग गुस्से से सू और लियो को घूर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है लेडी सू आपसे प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो सू खुशी से जाते हुए कहती है ठीक है यही रहो लियो, मैं तुमसे मिलने बाद में आऊंगी। लियो भी कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद तो ये जिंग भी वहाँ से बाहर जाते हुए कहता है लियो मेरे साथ आओ। बाहर आते ही लियो कहता है क्या हुआ है ब्रदर। ये जिंग बड़ा सीरियस वे में कहता है अब से तुम लेडी सू से दूर रहो, मैं वो हूँ जिसे वो पसंद करती है। मैं तुम्हें ये पहले नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैं नशे में था और गायब हो गया था। तुम लोगों ने मुझे हर जगह ढूंढा था लेकिन मैं नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त सू के लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। ये सुनकर लियो शॉक हो जाता है। ये जिंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है उस दिन मैंने उसके साथ रात बिताई और अंत में वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। वो पहले से ही तुम्हारी भाभी है। ये सुनकर तो बेचारे लियो की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। दूसरी ओर सू नाचते कूदते हुए कह रही होती है कि फादर क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया। प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं और वो कहते हैं सू मैं सिर्फ आधे दिन के लिए बाहर गया था और तुम इतनी बड़ी परेशानी में पड़ गई। प्रिंसेस मुदान ने एम्बर को बताया कि बौद्ध धर्म के टेम्पल के मॉन्कों ने तुम्हें अपने बौद्ध धर्म में एक्सेप्ट कर लिया है और अब से तुम अपनी पुरानी लाइफ का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाकर एक नई लाइफ का स्टार्ट कर रही हो। इतना ही नहीं, इस बात को सीनियर मॉन्क ने कंफर्म भी कर दिया है। अब तो एम्पर से लेके पूरी प्रजा ये चाहती है कि तुम नन बन जाओ। उनका कहना ये है कि इससे तुम अच्छी बन जाओगी और हमारे देश के सभी मेंस बच जाएंगे। ये सुनकर तो बेचारी सू की पूरी दुनिया हिल जाती है और सू कांपते हुए कहती है क्या वे लोग मेरे सर को गंजा कर देंगे और मुझे नन बना देंगे। फादर चीजें कुछ हद तक हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी है, लेकिन मैं एक नन नहीं बनना चाहती। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं चिंता मत करो सू, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और अगर तुम नन बनना चाहो भी तो मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगा। जो भी तुम्हारे बालों को छूना चाहेगा मैं उसकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे कि कोई भी तुम्हें छूने की कोशिश नहीं करेगा। ये सुनकर तो सू खुश हो जाती है और अपनी बाहें खोलते हुए कहती है फादर आपसे अच्छा कोई भी नहीं, आप तो इस दुनिया के सबसे बेस्ट फादर है, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे आपका प्लान क्या है। प्राइम मिनिस्टर भी उसी तरह से सू के करीब आते हुए कहते हैं ओ मेरी प्यारी बेटी। गले लगाने के बाद प्राइम मिनिस्टर खुशी से कंटिन्यू करते हुए कहते हैं अगर तुम जल्द से जल्द शादी कर लेती हो और बच्चा भी तो तुम्हें कोई भी नन बनने के लिए मजबूर नहीं करेगा, है ना।
सू कहती है, हैं क्या आप मजाक कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में सू कमरे से बाहर होती है और मन ही मन कहती है, अगर समझदारी से देखें तो इस प्रॉब्लम का यही समाधान है। कम से कम जबरदस्ती नन तो नहीं बनना होगा। अगर सोचा जाए तो ये जिंग बहुत ही अजीब है। एक बार शादी होने के बाद मैं उसके मार्शल आर्ट से कभी भी बच नहीं पाऊंगी, इसलिए बस वो पास है। और जहाँ तक रही बात लियो की, मुझे लगता है कि वो बेहतर है क्योंकि वो एक पालतू कुत्ते की तरह है। वो मेरी सारी बातें सुनेगा, इसलिए वो अच्छा है। ये सब सोचने के बाद सू लियो से मिलने के लिए उसके रूम की ओर जाती है और वहाँ पर खड़ी मेड को देखकर कहती है, जाओ लियो को बताओ कि मैं कुछ जरूरी मुद्दों पर उससे बात करने आई हूँ। वो मेड घबराते हुए कहती है, मास्टर पहले से ही सो रहे हैं, क्या आप कल आ सकती हैं लेडी सू? ये सुनकर सू मन ही मन कहती है, क्या अभी तो दोपहर हुई है और वो पहले से ही सो रहा है। ऐसा लगता है कि वो टेम्पल से आने के बाद थक गया था। खैर सुनो मेड, तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना, मैं कल वापस आऊंगी। अगले दिन सू खाते पीते वहाँ फिर से पहुँच जाती है। उसे देख मेड कहती है, यंग मास्टर अभी तक सो रहे हैं, क्या आप बाद में आ सकती हैं लेडी सू? उसके बाद तो सू दोपहर में आती है, लेकिन फिर से वो मेड कहती है कि यंग मास्टर अभी झपकी ले रहे हैं, क्या आप बाद में आ सकती हैं? बार बार ये सुनकर सू को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, वो दिन के 20 घंटे सो कैसे सकता है? क्या वो मुझसे छिपने की कोशिश कर रहा है? फिर तो सू गुस्से से दरवाजे को लात मारते हुए कहती है, लियो मुझसे छुपना बंद करो। अंदर लियो बिस्तर पर लेटा होता है और बहुत ज्यादा कमजोर भी लग रहा होता है। ये देखकर तो सू उसे फटाक से पकड़ते हुए कहती है, लियो तुम्हें क्या हुआ है? मेड तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो और डॉक्टर को बुलवाओ। खुद के लिए सू को परेशान देख गहरी सांस लेते हुए लियो कहता है, चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। सू वहीं पर बैठते हुए कहती है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाने को चाहिए तो मुझे बता सकते हो। सू की ये फिक्र देखकर लियो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि येजिंग ने उसे कहा था, सू से दूर रहो, फ्यूचर में सू तुम्हारी भाभी होगी। ये सब याद करने के बाद लियो सू को दूर धकेलते हुए कहता है, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें यहाँ पर बैठकर मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर तो सू चौंक जाती है कि लियो ने उसे साफ साफ जाने के लिए बोल दिया है। नेक्स्ट सीन में सू गुस्से से गार्डन में घूमते हुए मन ही मन कहती है, कल तक तो वो बहुत ज्यादा जोश और प्यार से भरा हुआ था, लेकिन एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो वो इतना ठंडा पड़ गया? ये सारे मेंस एक जैसे ही होते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि कहीं कल मेरे जाने के बाद येजिंग ने लियो से कुछ कहा तो नहीं। तभी सू को चक्कर आता है और वो वहीं पर गिरने लगती है, लेकिन सही टाइम पर आकर येजिंग उसे पकड़ लेता है और कहता है, सू क्या तुम ठीक हो? उसे देखने के बाद सू गुस्से से मन ही मन कहती है, ये गंदा आदमी जब भी कुछ बुरा होता है तो कैसे आ जाता है? सू फटाक से खड़े होते हुए गुस्से से कहती है, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं तुमसे क्यों मिल जाती हूँ? ये सुनकर येजिंग दिखावा करते हुए कहता है, सू क्या तुम सिर्फ पाने के लिए कड़ी मेहनत करती हो? पहले तुम हमेशा मेरा पीछा ही करती रहती थी, लेकिन अब मुझसे छुपती फिरती हो। ये सुनकर सू गहरी सांस लेती है और गुस्से से फटते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? देखो मैं अभी तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ, तो प्लीज चुप हो जाओ। अचानक येजिंग सू के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए किस करने लगता है। दूसरी ओर लियो भी उसी गार्डन में चलते हुए मन ही मन कहता है, पहले ही सू बिना कुछ कहे चली गई, मुझे पता है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा, मुझे उसे समझाने की जरूरत है। तभी लियो का ध्यान सामने जाता है जहाँ पर येजिंग सू को किस कर रहा होता है। ये सब देखकर तो बेचारा लियो शॉक हो जाता है और शर्माते हुए मन ही मन कहता है, आखिर ये लोग पब्लिक में ऐसा कैसे कर सकते हैं? और क्या ब्रदर ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच है? ठीक है, सू ब्रदर को पहले से ही पसंद करती थी, मैं भी ना क्या उम्मीद कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि आधे साल पहले लियो एक जगह पर खड़े होकर बुद्धा से प्रे कर रहा होता है कि हमारे आर्मी के ढेर सारे सोल्जर इस टाइम पर बॉर्डर पे वॉर लड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सही सलामत अपने घर लौट जाएं। तभी अचानक एक डाकू लियो की ओर स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं मुझे दे दो। लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि लियो चुपचाप अपने सारे पैसे निकालते हुए मुस्कुराकर कहता है, अब तुम अपनी ये तलवार हटा लो और मेरा रास्ता छोड़ दो। ये सारे पैसे लेकर तुम एक अच्छी लाइफ बिताना और आइंदा तुम दूसरों को परेशान मत करना। ये सुनकर तो उस डाकू का दिल मचल जाता है और वो मन ही मन कहता है, आज से पहले किसी ने भी मुझसे इतने प्यारे तरीके से बिहेव नहीं किया। तो उस डाकू का दिल लियो पर आ जाता है और वो लियो को पकड़ते हुए कहता है, अब मुझे तुम्हारी बॉडी भी चाहिए। फिर तो वो लियो के कपड़े
कपड़े जबरदस्ती खोलकर उसे जमीन पर धक्का दे देता है और खुद के कपड़े निकालते हुए कहता है, आ जाओ प्रीटी बॉय। बेचारा लियो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज कोई मुझे बचाओ। तभी अचानक उस डाकू के चेहरे पे एक लात पड़ती है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और हमें ये पता चलता है कि उस डाकू को लात मारने वाली सू है। सू बहुत ही डरावने वे में कहती है, इस कैपिटल में इतने अच्छे दिखने वाले लोग नहीं हैं और तुम तो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। बेचारा डाकू घबरा जाता है और मन ही मन कहता है, क्या ये वो डेमन है जो मेंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती? नहीं, मैं अपनी इज्जत इसे लूटने नहीं दे सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। सू को देखने के बाद लियो का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो मन ही मन कहता है, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। फिर तो सू लियो की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? लियो को ध्यान से देखने के बाद तो सू के नाक से भी खून आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, ओ गॉड, ये कितना ज्यादा क्यूट और हैंडसम है। तभी सू की मेट कहती है, ओ माय लेडी, ये कितना ज्यादा हैंडसम है, क्यों ना आप इसे अपने घर ले चले? दूसरा सर्वेंट कहता है, हाँ वैसे भी कमांडर ये पिछले 10 सालों से बॉर्डर पर है, अगर वो ना आया तो क्या आप हमेशा ही उसका इंतजार करती रहोगी? वैसे भी क्या भरोसा उसे कोई और मिल गई हो। ये सब सुनकर तो सू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, अगर वो आधे साल के अंदर वापस नहीं आया तो मैं खुद बॉर्डर पर चली जाऊंगी, मैं उसकी चमड़ी नोच लूंगी और उसका खून भी पी जाऊंगी, वो सिर्फ मेरा है, जिंदा या मुर्दा। ये सब सुनकर लियो मन ही मन कहता है, ये लेडी तो मेरे ब्रदर को चोट पहुंचाना चाहती है, इसीलिए मुझे किसी भी कीमत पे इसे जाने से रोकना होगा। फिर तो लियो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं महान कमांडर ये जिंग हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? ये सुनकर तो उन चारों का रिएक्शन कुछ ऐसा निकलता है। सर्वेंट्स कहते हैं, माय लेडी, क्या ये हमें बेवकूफ समझ रहा है? दूसरा कहता है, कमांडर ये, अगर आप इतने पतले दुबले और नाजुक से होते तो अब तक तो क्वींसलैंड खत्म हो गया होता। लियो मन ही मन कहता है, इसने तो काम नहीं किया। मेट लियो को करीब से देखते हुए कहती है, खैर ये थोड़ा थोड़ा येजिंग जैसा ही दिखता है। सर्वेंट कहता है, तुम सही बोल रही हो, ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही सांचे के बने हैं, कहीं ये कमांडर ये का कोई सीक्रेट बच्चा तो नहीं? ये सुनकर तो सू का भी ध्यान जाता है और वो कहती है, क्या सीक्रेट बच्चा? फिर तो लियो को जोर जोर से हिलाते हुए सू कहती है, जो भी कहना चाहते हो कह दो, बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? बेचारा लियो कहने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। लियो के कॉलर को टाइटली जकड़कर सू रोते हुए कहती है, तुम क्रूल येजिंग, मेंस को समझने के लिए मैंने इतनी कड़ी मेहनत की और अंत में मुझे क्या पता चल रहा है कि तुम्हारा बच्चा है और वो भी इतना बड़ा हो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए? सू को रोते देख लियो मन ही मन कहता है, अच्छा तो ये मेरे भाई को चोट नहीं पहुँचाना चाहती, बल्कि ये तो उसे पसंद करती है। लियो सू के आंसू को पोंछते हुए कहता है, मैडम प्लीज रो मत। सू उसके गालों को पकड़ते हुए कहती है, दरअसल मुझे अपनी माँ कहो प्यारे लड़के। सू कहती है, मैं इस फैमिली की माँ बनने जा रही हूँ, तो किसी तुच्छ से औरत से पैदा हुए इस बेटे से मुझे क्यों डरना चाहिए? क्योंकि येजिंग के पास पहले से ही एक बेटा है, तो हो सकता है कि उसके पास और भी बच्चे हों। फिर तो सू इमेजिन करने लगती है कि वो येजिंग के सारे बच्चों को संभालते हुए कहेगी, मेरे पति, आपके बच्चे मेरे बच्चे। फिर येजिंग भी खुश होकर कहेगा, ओ तुम कितनी दयालु हो। इतना सब होने के बावजूद भी सू हार नहीं मान रही। ये सुनकर लियो मन ही मन कहता है, ये तो उसके प्यार में पागल लगती है। पीछे से सर्वेंट कहता है, प्यार में पागल लेडी सू को इस तरह से अगर प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया तो उनको दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। सू को अपने गालों को बड़े प्यार से खींचते देख लियो कहता है, दरअसल मैं ये फैमिली का ये लियो हूँ, मैं कमांडर ये जिंग का छोटा भाई हूँ। ये सुनकर तो सू खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुम उसके छोटे भाई हो? उसके बाद तो वे सभी के सभी बेचारे लियो को बहुत ही डरावने वे में घूरने लगते हैं। सू उसी वे में कहती है, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है, अब जाके मेरी किस्मत साथ दे रही है। लिटिल ब्रदर, तुम मेरी मदद करोगे? इसके बाद तो सर्वेंट्स लियो को पकड़ लेते हैं और उसे उठाने लगते हैं। बेचारा लियो घबराते हुए कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सो ढेर सारे पैसे निकाल कर धमकी देते हुए कहती है, मेरे देवर जी, अगर तुम मुझे अपनी फ्यूचर भाभी बनाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा सफल करियर दूंगी। उन सारे पैसे को उड़ाते हुए सो आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम्हारे पास होगा ढेर सारा सोना और पैसा। लियो कहता है, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुम उससे सच में प्यार करती हो? सू कहती है, हाँ, मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपने मॉम डैड से करती हूँ। मैं उसके साथ इस दुनिया के एंड तक चलूंगी। ये सुनकर लियो मन ही मन कहता है, किसी को इतना ज्यादा प्यार करने वाला इंसान देखना बहुत ही हैरानी की बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा ब्रदर कितना ज्यादा लकी है। सू से अपनी पहली मुलाकात याद करने के बाद लियो प्रेजेंट में आ जाता है और मन ही मन कहता है, सू का पूरा अस्तित्व ही हमेशा से येजिंग को प्यार करता है। हालांकि बीच में
कुछ गलतफहमियां हुई, फिर भी उसकी नजरें जाकर उस पर ही टिकी। लेकिन फिर हमारी दोबारा मुलाकात हुई जब वो मुझे ब्रोथल में बचाने के लिए आई थी। उसने मुझसे कहा कि क्या मैं लियो हूँ, मुझे येजिंग ने भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। मुझे इस बात से हैरानी हुई कि उसे मैं याद ही नहीं था। खैर, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अब जबकि वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं, तो मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं होगा। ये सब सोचकर लियो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर येजिंग जबरदस्ती अब भी सू को किस कर रहा होता है, लेकिन जब येजिंग नहीं मानता तो सू बड़ा सा मुंह पाती है और येजिंग को काट लेती है। बेचारा येजिंग हैरान हो जाता है और कहता है, सू क्या तुम एक डॉग हो? ये सुनकर तो सू गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मैं हूँ, और कोई रीजन थोड़ी है तुम्हें काटने का मेरे पास। इसके साथ ही वो मन ही मन कह रही होती है कि शुक्र मनाओ कि मॉडर्न एरा से मेरे पास पेपर स्प्रे नहीं आया, वरना तो तुम्हारी आंखों का वो हाल होता जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये जिंग सू के एकदम सामने आते हुए कहता है, सू मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही सू ये जिंग को थप्पड़ मार देती है। बेचारा ये जिंग खुद के गाल को पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? सू ये जिंग को और भी थप्पड़ मारते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ, अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो तुम गायब हो जाओगे। आगे का मन में कंटिन्यू करते हुए सू गुस्से से कहती है, ठंडे इमोशन वाला कमांडर ये जिंग इतना सीरियस होकर मुझसे शादी के लिए कह रहा है, ये तो सपने के लिए भी बेतुका है। कुछ दूरी पर झाड़ियों के अंदर सू के सर्वेंट्स बैठकर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है, मुझे साफ साफ कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा, पर इतना पता चल रहा है कि लेडी सू बार बार येजिंग को थप्पड़ मार रही है। लेडी सू को येजिंग के छोटे भाई को ही पसंद करना चाहिए, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। बाकी के दोनों हामी भरकर कुछ लिखने लगते हैं। इधर ये जिंग सू को धक्का मारकर गिरा देता है, उसके बाद तो उसके कपड़े भी खींच देता है। ये जिंग सू के सामने आते हुए कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सपना देख रही हो? सू चिल्लाते हुए कहती है, ये तो बहुत बुरा सपना है। ये सुनकर ये जिंग सू को पलटते हुए कहता है, अच्छा तो चलो देखते हैं कि तुम कब इस सपने से जागती हो। उसके बाद तो ये जिंग सू के क्लोज आते हुए उसके कान पर बाइट कर लेता है, जिससे कि सू घबराकर दूर होते हुए कहती है, क्या बकवास है। ये जिंग कहता है, तो उठ गई तुम, अब मुझे बताओ हाँ या ना। सू खुद के कपड़ों को ठीक करते हुए कहती है, नर्क में जाओ ये जिंग, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, हर वक्त तो तुम मुझे गालियाँ देते रहते हो। मुझे तुमसे शादी करके अपनी बची खुची लाइफ तुम्हारे फर्जी हथकंडों में नहीं बितानी, और सबसे बुरी बात तो ये है तुम कभी भी मुझसे नॉर्मल बिहेव नहीं करते। तुमने अभी जो हरकत की, ऐसा लगता है कि तुमने बॉर्डर पे कभी कोई वुमेन देखी ही नहीं। ये जिंग खांसते हुए कहता है, वैसे सच में बॉर्डर पे कोई भी वुमेन नहीं थी, मैं ऐसी हरकत कभी भी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सू हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया, या फिर ये सच में मुझसे माफी मांग रहा है। ये जिंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, टेम्पल की गंदी स्याही पैलेस तक भी पहुंच चुकी है, हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि तुम एक नन बनोगी। लियो तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सू गुस्से से कहती है, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं कभी भी इस सिचुएशन में नहीं पड़ती। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सारी किसकी गलती है? अचानक ये जिंग सू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। सो मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। पहले तो सो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में आने के बाद मुझे सबसे पहले प्रपोज करने वाले इंसान तुम होंगे। यहाँ तक कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुम मुझे सीधा शादी के लिए ही प्रपोज कर दोगे। ये जिंग तो ये सब सुनते हुए शर्मा रहा होता है, लेकिन सू नो नो बोलते हुए मन ही मन कहती है, मैं एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो मुझसे नफरत करता हो। ऐसे तो मैं पूरे टाइम खुद को अकेला महसूस करूंगी। ये तो बिल्कुल एक नन बनने जैसा ही है। खैर, जिंदगी भी कितनी अजीब है। अगर येजिंग का प्रपोजल ओरिजिनल सू को मिला होता तो वो तो खुशी के माले रो ही पड़ती, लेकिन मैं वो सू नहीं हूँ और मैं तो खुश होने का झूठा नाटक भी नहीं कर सकती। ये जिंग कहता है, सू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं एक अच्छा वफादार पति बनकर दिखाऊंगा। तुम चाहो तो हर दिन हम वो सब भी कर सकते हैं। ये सुनकर सू मन ही मन कहती है, क्या अभी अभी इसने भी मुझे बाकी लोगों की तरह डेमन कहा, वो भी इनडायरेक्टली। इससे पहले कि ये जिंग कुछ कहता, सू गुस्से से गिनते हुए कहती है, अगर ऐसा होता है तो तुम्हें खाना, जगह और मेरी फैमिली की पावर भी मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली को तुम्हारी फैमिली का नाम भी साफ करना पड़ेगा और तुम्हारी फैमिली की खोई हुई प्रॉपर्टी वापस दिलाने में भी मदद करनी होगी। इसके बदले में तुम मुझे कुछ मॉन्क से छुटकारा दिलाओगे और बस मेरे साथ सोओगे। मेरे लिए ये सौदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सब सुनकर ये जिंग कहता है, तो तुम क्या चाहती हो? सू कहती है, देखो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता, हम बस सगाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सू मन ही मन हंसते हुए कह रही होती है कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाता है तो कम से कम मैं सगाई आराम से तोड़ तो पाऊंगी।
वैसे भी मैं इस ये जिंग के साथ अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। ये जिंग हामी भर देता है और कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। सू कहती है पहले रुको, मुझे सारी चीजें क्लियर कर देने दो। ये सगाई मैं टेम्पररी कर रही हूँ। एक बार टेम्पल के मॉन्क से छुटकारा मिलने के बाद मैं ये सगाई अचानक तोड़ दूंगी। ये जिंग कहता है अचानक तोड़ दोगी? खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या ऐसा करने के बाद तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होगी? सो वहाँ से जाते हुए कहती है खोने के लिए बचा ही क्या है। वैसे भी खैर मार्केट में मेरी प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है कि इससे बदतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी को खुश करने के लिए नहीं आई हूँ। वहाँ से जाते हुए सू कहती है जब तक कि हम छुटकारा और आत्मज्ञान नहीं पा लेते तब तक हम अपने सांसारिक समस्याओं में बंधे रहेंगे। ये सुनकर ये जिंग अवाक रह जाता है, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद सू थूकते हुए कहती है नहीं नहीं, मैं नन बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। आखिर मैं ये ज्ञान की बातें क्यों बोल रही हूँ? पहले तो मुझे फादर को ये सारी बातें समझानी होगी और फिर इस प्रपोजल पर विचार करना होगा। पीछे से ये जिंग मुस्कुराते हुए कहता है जब वो समय आएगा तो तुम सगाई तोड़ने का फैसला नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जिनसे सू नजरें चुराते हुए कहती है फादर उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। पहले हम सगाई कर लेंगे और फिर शादी को रोक सकते हैं ना? ये सुनकर अचानक प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ बेशक, ऐसा लगता है कि बुद्धा का आशीर्वाद हम पर ही है, वरना मेरी प्यारी बेटी को उसका आदर्श पति कैसे मिलता। ये सुनने के बाद सू मुंह बनाते हुए मन ही मन कहती है जरूर बुद्धा मुझसे नफरत करते हैं, वरना वो ये जिंग जैसे किसी जानवर को मेरी जिंदगी में क्यों डालते। उसके बाद तो सू भर भर के श्राप और गालियां ये जिंग को देने लगती है। प्राइम मिनिस्टर खुशी से मन ही मन सोचने लगते हैं कि मुझे जल्द से जल्द सगाई की तैयारी करनी होगी। ढेर सारे कपड़े, सजावट, पैसे और फिर रिश्तेदारों और अधिकारियों को भी तो बुलाना है। तभी सू वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है फिर मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ और अब मैं यहाँ से भी जा रही हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन में ही सू की सगाई के बारे में सोच रहे होते हैं। अचानक अपने ख्यालों से बाहर आते हुए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं रुको जरा, क्या किसी ने सुना कि वो लड़का है कौन जिसने सू को प्रपोज किया? तभी एक सर्वेंट सामने आता है और कहता है रिपोर्टिंग योर हाइनेस। वेल गाइस, ये सर्वेंट वही है जो ये जिंग और सू पे नजर रख रहा था। इतना ही नहीं बल्कि सारे सर्वेंट्स ये चाहते हैं कि सू लियो को पसंद करे। वो सर्वेंट प्राइम मिनिस्टर को बताता है लेडी सू अक्सर ये लियो से मिलने के लिए जाती है। इतना ही नहीं वो तो उसका पसंदीदा खाना भी बनाती है। और दूसरी ओर ये जिंग को सू से लड़ते हुए ही देखा गया है। इतना ही नहीं अभी कुछ देर पहले तो लेडी सू उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही थी। तो ये जिंग तो आपका दामाद हो ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर को उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाकर सर्वेंट खुश होते हुए मन ही मन कहता है अब तो पक्का लियो और लेडी सू का ही टाका भिड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अच्छा तो मैं समझ गया, मैं सोच रहा था कि इस बीच ये जिंग का आया हुआ प्रपोजल थोड़ा अजीब सा था, असल में तो वो सब उसकी मनमर्जी की चाल थी। खैर आखिर में मेरी बेटी ने लियो को ही पसंद किया। मैं तो ये जिंग से लगभग धोखा खा ही चुका था। वैसे भी मुझे अपनी बेटी की सगाई किसी भी तरह से बर्बाद नहीं करनी। इस बात से अनजान के प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। इधर सू अपने रूम का इतना रेड हाल देखकर और अपनी मेट्स के बार बार पीछे घूमने की वजह से परेशान होती है। मेट्स कपड़े दिखाते हुए कहती है माय लेडी ये गाउन कैसा है? आपको तो सगाई में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए। और हाँ माय लेडी, आप अपने बालों का डिजाइन कैसा रखना चाहती हैं? उनकी बकर बकर सुन सुन कर बेचारी सू का तो सर दुखने लगता है। सू मन ही मन परेशान होते हुए कहती है क्या सिर दर्द है? प्लीज कोई इन बलाओं को मुझसे दूर ले जाओ। पिछली 3 रातों से ये सारी मेट्स मुझे परेशान कर रही हैं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं ये बात सबके सामने लाती ही नहीं। तभी डोर को खोलते हुए ये जिंग कहता है सो तुमने मुझे बुलाया? सो फटाक से ये जिंग को अपने आगे करते हुए कहती है चलो आओ, जो कुछ भी तुम्हें पसंद आए वो चुन लो। वैसे भी क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लेने जा रहे हो? तो अब ये सब चुनना भी तुम्हारी जिम्मेदारी ही है। इसके साथ ही सू डेविल वाली हंसी हंसते हुए मन ही मन कहती है शादी तो होने नहीं वाली, फिर मैं इन सारे सर दर्द से क्यों गुजरूं? चलो आओ ये जिंग को जरा सिर दर्द का मजा चखाएं। इन सब से अनजान बेचारा ये जिंग खुश होते हुए मन ही मन कहता है सू मुझे सगाई के कपड़े और गहने चुनने का मौका दे रही है। ऐसा लगता है कि उसे बेसब्री से सगाई का इंतजार है। सू की बातें सुनकर बेचारी मेट्स अपने सारे सामान को गिरा देती हैं और हैरानी से अवाक होकर सू और ये जिंग को देखने लगती हैं। एक मेट कहती है कमांडर ये आप यहाँ पर क्यों हैं? दूसरी मेट कहती है माय लेडी क्या आपकी सगाई ये लियो से नहीं हो रही? ये सुनकर तो सू को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन ये जिंग गुस्से से कहता है क्या कहा तुमने?
सगाई किससे होने जा रही है? सारी मेट्स घबरा कर बैठते हुए कहती है, हम माफी चाहते हैं कमांडर ये, लेकिन हमने सुना है कि लेडी सू की सगाई ये लियो से होने जा रही है। इसके साथ ही वे सभी अपने मन ही मन सोचने लगती है कि लेडी सू तो दोनों भाइयों को घुमा रही है। अब जबकि कमांडर ये के सामने ये सच्चाई आ गई है तो पक्का वो बदला लेगा। अभी ये अपना बेल्ट निकालेगा और लेडी सू को पीटना शुरू कर देगा, या फिर क्या भरोसा ये उसे चाकू ही मार दे। बेचारी सू येजिंग के गुस्से से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, ये सब क्या चल रहा है। येजिंग बहुत ही गुस्से से कहता है, चले जाओ। उसके बाद तो सारी मेट्स रोते हुए वहाँ से भागने लगती है और सबसे आगे तो सू ही भाग रही होती है। लेकिन येजिंग अपने लंबे हाथ करते हुए सू को पकड़ लेता है और कहता है, वापस आओ। ये जिंग बहुत ही डरावने वे में कहता है, सू तुम खुद को समझती क्या हो। उसके बाद तो सू को दीवार की ओर पुश करके और उसके रास्ते को ब्लॉक करते हुए ये जिंग गुस्से से कहता है, सू अगर तुम मुझे सच बताओगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। सू परेशान होते हुए मन ही मन कहती है, ये तो पहले से ही गुस्से में दिख रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में ये जगह मेरे मर्डर सीन में बदल जाएगी। सू घबराते हुए समझाने की कोशिश करती है कि मैं लियो की बेगुनाही की कसम खाती हूँ, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं भी उतनी ही मासूम हूँ जितना कि लियो। ये जिंग जो कुछ हद तक सू से कन्विंस हो जाता है, वो कहता है, सू आखिर तुमने अपने फादर से क्या कहा था। फिर तो सू सोचने लगती है कि उसने अपने फादर को ये बताया था कि मुझे प्रपोजल मिला है और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ओ शिट, मैंने उन्हें ये तो बताया ही नहीं था कि मैं सगाई किससे करने जा रही हूँ। अपनी गलती को मानते हुए सू घबरा कर कहती है, ओ ये छोटी सी गलती मुझसे हो गई है। फिर तो सू सीधा भागना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अचानक ये जिंग बहुत ज्यादा गुस्से से सू के सामने आ जाता है। बेचारी सू उससे टकराकर नीचे गिर जाती है और रोते हुए कहती है, ओ कितना सख्त है। ये बात ये जिंग को बुरी लगती है कि सू उसे एक कठोर इंसान बोल रही है। ये जिंग सू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, सबसे पहले फ्लोर से उठो, फ्लोर ठंडा है, तुम्हें ठंड लग सकती है। इससे पहले कि सू येजिंग का हाथ पकड़कर उठ पाती, उसका पैर उसके अपने कपड़े में फंस जाता है, जिससे कि वो जल्दबाजी में खुद को बचाने के लिए बेचारे येजिंग का पैंट पकड़ लेती है। लेकिन फिर भी वो गिरने से नहीं बच पाती और कुछ ऐसा हो जाता है। उसके बाद तो येजिंग गुस्से से कहता है, सू तुम मुझे फिर से नेकेड करने की कोशिश कर रही हो। ये जिंग को गुस्से में देख सू घबराते हुए मन ही मन कहती है, ओ नो, इसके इरादे तो मुझे मार डालने के लग रहे हैं। लगता है ये जिंग सचमुच पागल हो गया है। इन्हीं सब के बीच वो अपने पास एक ईंट पा जाती है और कंटिन्यू करते हुए कहती है, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर तो सू एम्बेरसमेंट से बचने के लिए वो ईंट अपने ही सर पर मार कर बेहोश हो जाती है। ये जिंग सू को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो सू? पता नहीं क्यों जब भी हम साथ होते हैं तो हम में से कोई न कोई घायल हो ही जाता है। आखिर जो तुम पागलपन वाली हरकतें जो करती रहती हो। फिर तो बेचारा ये जिंग उसी हालत में सू को लेकर बैठ जाता है। ठीक इसी टाइम पर कमरे के बाहर से नॉक नॉक होती है और ग्रैंड ट्यूटर डोर खोलते हुए खुशी से कहते हैं, लेडी सू, हमने सुना है कि तुम सगाई करने जा रही हो, इसीलिए मैं और डॉक्टर बाइकविंग यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आए हैं। पीछे से डॉक्टर बाइकविंग का स्टूडेंट चिल्ला रहा होता है कि लेडी सू, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? लेकिन फिर वे सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने का नजारा कुछ ऐसा होता है। बेचारे ग्रैंड ट्यूटर ये सब देखकर तो कुछ भी नहीं कह पाते, लेकिन डॉक्टर बाइकविंग अपने स्टूडेंट की आंखें बंद करने लगते हैं। लेकिन स्टूडेंट बोलने लगता है कि मास्टर, ये अच्छा मौका है, अभी तो मैं जवान हूँ, प्लीज मुझे इसके बारे में सीखने दो। दूसरी ओर ग्रैंड ट्यूटर सोच रहे होते हैं, इम्पीरियल कोर्ट के सभी लोग ये चाहते थे कि लेडी सू हमारे देश क्वींसलैंड को आशीर्वाद देने के लिए एक नन बने। वैसे मैंने तो इस पूरे शो को एंजॉय करने का सोचा था, लेकिन अचानक सू ने अपनी सगाई की घोषणा कर दी। ये सब देखने के बाद कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर ये फैमिली की बेगुनाही पर बहस कर रहे। प्राइम मिनिस्टर ने ढेर सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर एम्परर से ये कहा, ये फैमिली तो हमेशा से ही हमारे लिए वफादार रहे, वे लोग देशद्रोही नहीं हो सकते, इसीलिए इस पर एक बार फिर से सोचें। और अब मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सू ये जिंग को पसंद करती है। फिर तो ग्रैंड ट्यूटर क्लैपिंग करते हुए कहते हैं, जैसा कि निडर कमांडर ये के बारे में सोचा था। दिन के टाइम पर भी ऐसा काम करने के लिए आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इसके साथ ही ग्रैंड ट्यूटर सोच रहे होते हैं कि अगर सू ने इस क्रिमिनल को अपने घर में जगह दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका रिश्ता पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका होगा। दूसरी ओर ये जिंग भी ये सोचता है कि ग्रैंड ट्यूटर, ऐसा लगता है कि सू अब इसके पीछे निकल गई है।
मैं घर पर अपनी फियांसे के साथ क्या करता हूँ ये कोई चिंता का विषय नहीं है, और वैसे भी इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद तो वो दोनों ही एक दूसरे को दुश्मनी वाला लुक देते हैं। तभी लियो आते हुए कहता है, ब्रदर मैंने सर्वेंट से सुना कि आपने सू पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया है। लेकिन फिर वो ये सब देखकर शॉक हो जाता है और गुस्से से येजिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर मैंने सू के लिए मेरे प्यार को अभी तक बलिदान नहीं किया है। उसे सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप उसे धमकाएं। ये सब देखकर ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, बहुत दो भाई एक लड़की के लिए लड़ रहे हैं। सच में ये दुनिया बहुत ही हैरानी से भरी हुई है। स्टूडेंट भी कहता है, अरे वाह मैं तो विटनेस बनने जा रहा हूँ उन सारी बातों का जो सिर्फ मैंने सू के बारे में सुनी थी। ये जिंग गुस्से से कहता है, क्या तुम सभी यहाँ से बाहर जा सकते हो, मुझे मेरी पैंट पहननी है। एक सीन में हम देखते हैं सू की आँख खुलती है और वो हैरानी से कहती है, ये सब तो जाना पहचाना लगता है। खुद को ये जिंग के साथ कुछ इस पोजीशन में पाकर सू शॉक हो जाती है और मन ही मन कहती है, मैंने पश्चाताप करने के लिए खुद के सर पे ईंट मारा था ना, या फिर मैं वापस से कॉमिक के स्टार्ट में तो नहीं आ गई। क्या ये जिंग ने मेरे साथ कुछ गलत किया या फिर मैंने उसके साथ। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया, मुझे शोर नहीं मचाना चाहिए और चुपचाप यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन सू एक बार फिर से शॉक हो जाती है क्योंकि उसके दूसरी साइड लियो लेटा होता है और बेचारी सू परेशान होते हुए मन ही मन कहती है, ओ नो, क्या मैंने एंजल लियो के साथ भी कुछ कर दिया। ये बेचारा तो कितना मासूम और भोला था, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैंने तो इन दोनों भाइयों के साथ बहुत बुरा किया है। जब कोई परेशानी हो तो घबराना नहीं, मुझे सबसे पहले खुद को शांत करने के लिए कुछ पानी की छींटे अपने मुंह पर मारनी चाहिए। बेड से उतरते ही सू एक बार फिर से शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने ग्रैंड ट्यूटर और डॉक्टर दोनों ही होते हैं और वो जागते हुए कहते हैं, सू। अचानक ग्रैंड ट्यूटर सू का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो। तभी डॉक्टर भी सू के कान के पास कहते हैं, तुम भाग नहीं सकती, इसकी जिम्मेदारी लो। उसके बाद तो डॉक्टर और ग्रैंड ट्यूटर दोनों ही सू को पकड़ लेते हैं और बेचारी सू मन ही मन कहती है, मेरी आंखें तो स्वर्ग में है, लेकिन मेरे भगवान मैंने क्या पाप कर डाला। तभी सू को कुछ रियलाइज होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, डॉक्टर बाइकविंग, वो कभी नॉर्मल तरीके से तो बात करते हैं नहीं, जाहिर है ये सब मेरा सपना है। टीटे महाराज प्लीज मेरी मदद करो। ऐसा कहते हुए सू एक बार फिर खुद को ही मार लेती है। नेक्स्ट सीन में सू को होश आता है और वो मन ही मन कहती है, तो शुक्र है कि ये सब मेरा सपना था। तभी अपने सामने इन चारों को देख सू चौंकते हुए उठकर बैठ जाती है और कहती है, तुम चारों यहाँ क्यों हो। अचानक उन चारों को उड़ाते हुए वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी तुम जाग गई, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो। सू कहती है, फादर मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ। इसके साथ ही वो मन ही मन सोचने लगती है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फादर से ही करती हूँ और येजिंग के पैंट खींचने के बावजूद मैं अभी तक जिंदा हूँ। इसका मतलब खुद को घायल करने वाली वो ट्रिक काम आई। तभी डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, इमोशनल थकान। ये सुनकर स्टूडेंट समझाते हुए कहता है कि मास्टर कह रहे हैं कि लेडी सू बहुत ज्यादा इमोशनल थी और उसी टाइम उनके गुस्से को किसी ने भड़का दिया, जिससे कि उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा। कुछ दिन आराम करने के बाद लेडी सू ठीक हो सकती है, इसके लिए उन्हें बिस्तर पर ही रहना चाहिए। ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर जाते हुए कहते हैं, ये सब मेरी गलती है, सू तुम आराम करो, मैं इस सगाई को थोड़े दिन के लिए टाल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी व्यवस्था करूंगा। बेचारी सू चिल्लाते हुए कहती है, फादर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज मुझे इन भेड़ियों के बीच अकेला मत छोड़िए। तभी येजिंग कहता है, क्या तुम ठीक हो सू, क्या तुम्हें कोई मेडिसिन चाहिए। टी के कप को आगे बढ़ाते हुए लियो कहता है, सू पहले थोड़ा चाय पी लो। लियो को देखकर सू खुश हो जाती है और उसके गालों को पकड़ते हुए कहती है, तुमने मुझसे फिर से बात करना शुरू कर दिया, आखिरकार सब कुछ नॉर्मल हो गया। लियो कहता है, सू ये टी। ये सुनकर सू मन ही मन कहती है, तुम इस पूरी कॉमिक के सबसे छोटे और प्यारे लड़के हो। ये सब देखते हुए येजिंग खुद की लाई हुई मेडिसिन को छुपा लेता है। तभी ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, टी देना अच्छा है लेकिन सू के पेट के लिए ठीक नहीं। येजिंग गुस्से से कहता है, ग्रैंड ट्यूटर आपका मेरे मंगेतर के रूम में इतनी देर रुकना अच्छी बात नहीं, इसलिए घर लौट जाइए। ग्रैंड ट्यूटर भी येजिंग को टोंट मारते हुए कहते हैं, अच्छा क्या तुम्हारी मंगेतर, क्या तुम देख नहीं रहे वो इस समय तुम्हारे भाई को गले लगा रही है। ये सब देखते हुए डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, खट्टा। ये सुनकर उनका स्टूडेंट कहता है, मास्टर क्या आप भी उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, दोस्त की वाइफ। स्टूडेंट कहता है, तो फिर सीक्रेट तरीके से। ये सुनकर तो डॉक्टर बाइकविंग उसे मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं और वो स्टूडेंट भी चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर जो कि मैंने आपकी सच्ची इच्छाओं को सबके सामने प्रकट कर दिया है, तो इसीलिए आप मुझे मारकर सच्चाई को दबा नहीं सकते।
तभी ये जिंग सू को पकड़ते हुए कहता है, आप लोग मेरी वाइफ के आराम में खलन डाल रहे हैं, सो इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। सू फटाक से ये जिंग से दूर होते हुए कहती है, वाइफ इसका क्या मतलब है, हम तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं ना। ये सुनकर ग्रैंड ट्यूटर मनी ह्यूमन कहते हैं, क्या नाटक, क्या इसका मतलब ये है कि सू का सबके सामने शादी के लिए ऐलान करना ये बस एक चाल है। अगर मैं सू की मदद करूं तो शायद वो अपनी इच्छा से मुझे वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दे दे। अब भी डॉक्टर बाइकविंग अपने स्टूडेंट को मारने के लिए दौड़ा रहे होते हैं। ये सब कुछ इग्नोर करते हुए ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, लेडी सू आपको नन बनने से बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। सू कहती है, वो क्या है। ग्रैंड ट्यूटर फटाक से डॉक्टर बाइकविंग के कॉलर को पकड़ लेते हैं और उनके कंधे पर हाथ डालते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो बाइकविंग बस एक महान डॉक्टर ही नहीं है, बल्कि वो तो सेक्ट लीडर भी है। यहाँ तक कि ये पूरे 7 किंगडम के अंदर सब कुछ कंट्रोल भी करता है और 30,000 से ज्यादा टेम्पल को भी लीड करता है। अगर तुम इनके सेक्ट को ज्वाइन कर लेती हो तो वो बुद्धिस्ट लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये कैसा है। ये सुनकर तो सू की आंखें चमक जाती है और वो कहती है, सेक्ट लीडर। उसके बाद तो वो तुरंत ही नील डाउन हो जाती है और कहती है, प्लीज मुझे अपने हम्बल डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। साथ ही सू मन ही मन सोच रही होती है कि ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है और तो और इस नकली शादी से कई गुना बेहतर है। डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, दोस्त की रिक्वेस्ट सिर्फ नाम के लिए। स्टूडेंट समझाते हुए कहता है कि मास्टर कहना चाहते हैं, चूँकि ग्रैंड ट्यूटर ने इसके लिए रिक्वेस्ट की है, इसीलिए वो सिर्फ नाम के लिए आपको डिसाइपल के रूप में ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको अभी आई प्रॉब्लम से निपटने में मदद मिलेगी। और अब जबकि आप मेरे मास्टर की प्रोटेक्शन में हैं, तो कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क आपको नन बनने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो फिर जूनियर सिस्टर जल्द ही आप अपने मास्टर और सीनियर ब्रदर से मिलने के लिए सेक्ट में आइएगा। सू भी खुशी से हामी भर देती है और ये सब देखते हुए ग्रैंड ट्यूटर मन ही मन कहते हैं, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। उसके बाद तो मास्टरमाइंड ग्रैंड ट्यूटर सोचने लगते हैं कि अब तो सू को येजिंग से सगाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो येजिंग से शादी करती तो मेरे लिए पब्लिकली उस डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को लेना बहुत मुश्किल हो जाता। तभी सू डॉक्टर बाइकविंग से कहती है, मास्टर कृपया चाय लीजिए। ये इग्नोर करते हुए डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, चुनो मेडिसिन या पॉइजन। ये सुनकर सू मन ही मन कहती है, मैं कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ जैसे कि मैं लोगों की भलाई के लिए मेडिसिन के बारे में सीखना चाहती हूँ। हर किसी का जीवन कीमती है, इसीलिए मैं जीवन और साथ ही दुनिया को बचाने के काबिल होना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं झूठ ना बोलूँ। ये सब सोचकर सू कहती है, मैं पॉइजन के बारे में सीखना चाहती हूँ। डॉक्टर बाइकविंग कहते हैं, क्यों। सू सोचते हुए कहती है, मेडिसिन से मैं दूसरों की जान बचा सकती हूँ, लेकिन पॉइजन से मैं खुद की जान बचा सकती हूँ। इसके साथ ही वो मन ही मन कहती है, क्या तुम लोग मुझे मारना नहीं चाहते। क्या खुद को बचाने के लिए मुझे पॉइजन के बारे में नहीं सीखना चाहिए। डॉक्टर बाइकविंग सू के सर पे मारते हुए कहते हैं, पास। स्टूडेंट कहता है, मास्टर को सच में आपका आंसर पसंद आया है। डॉक्टर खुद को नहीं बचा सकते। एक डॉक्टर को दूसरों को बचाने से पहले खुद की सुरक्षा के बारे में सीखना चाहिए। आपने टेस्ट पास कर लिया है। ये सुनकर तो सू खुश हो जाती है और हंसते हुए मन ही मन कहती है, आखिरकार अब मैं अपने फादर के अलावा एक और व्यक्ति से अपनी सेफ्टी के लिए जुड़ सकती हूँ। मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। अचानक डॉक्टर बाइकविंग सू का फेस पकड़ लेते हैं और सीधा सू को किस करने लगते हैं। ये देखकर तो ये जिंग फटाक से लियो की आंखें बंद कर देता है और ग्रैंड ट्यूटर के साथ गुस्से से कहता है, ये आदमी। डॉक्टर बाइकविंग दूर होते हुए कहते हैं, पिल गई। पीछे से स्टूडेंट समझाते हुए कहता है, हेवनली दाविस्ट सेक्ट डिसाइपल को ही ये सीक्रेट पिल मिल सकती है। ये पिल आपको सैकड़ों पॉइजन से बचाएगी। सो शर्माते हुए सोचने लगती है कि क्या डॉक्टर बाइकविंग के कैरेक्टर में ऐसा कुछ था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अचानक डॉक्टर बाइकविंग का स्टूडेंट मुंह बनाते हुए कहता है, कई साल पहले मास्टर का इसी तरह से पिल देना मुझे आज भी याद है। मास्टर के लिप्स कितने मुलायम थे। वैसे जूनियर सिस्टर, मेरे पास भी ढेर सारी पिल्स हैं, इसीलिए अगर आपको कभी इसकी जरूरत पड़ी तो आप बस मुझे कह देना। ये सुनकर तो ग्रैंड ट्यूटर फटाक से उसका मुँह पकड़ लेते हैं और ये जिंग उसके हाथ को मरोड़ते हुए कहता है, अपना मुँह बंद रखो। तभी सू का सर्वेंट चिल्लाते हुए आता है, लेडी सू, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रिंसेस मुदान एक शाही आदेश के साथ यहाँ अंदर आ गई हैं। ये सुनकर सू भी शॉक हो जाती है और वो सर्वेंट आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, प्राइम मिनिस्टर के कदम बाहर रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त इस पूरे पैलेस को घेर लिया गया है। वे आपका सिर मुंडवा देंगे और आपको नन बनाकर आश्रम भेज देंगे। तो बताइए अब हमें क्या करना चाहिए।
ये सब सुनकर सू मन ही मन सोचने लगती है कि फादर को रास्ते से हटाने के बाद वो मुझे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना चाहती है। तभी ये जिंग सू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सू मेरे साथ चलो। ये सुनकर तो सू भी हैरानी से उसे देखने लगती है। अचानक ग्रैंड ट्यूटर भी सू का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो ये जिंग? ये जिंग कहता है, मैं जबरदस्ती से अपना रास्ता निकालने जा रहा हूँ और मेरे साथ रहने पर सू को भी कोई छू नहीं पाएगा। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, बाहर वे सारे इंपीरियल गार्ड्स हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मार्शल आर्ट के जरिए कब तक टिक पाओगे? तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये जिंग कहता है, मैं जिंदगी भर के लिए सू की रक्षा करूंगा। मैं इससे भी मुश्किल सिचुएशन में लड़ता रहा हूँ, मुझे अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा है, तो तुम मेरे रास्ते में आना बंद करो। इसके बाद तो उन दोनों के ही बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है और वो मन ही मन एक दूसरे को गालियाँ देने लगते हैं। इन सब के बीच फंसी सू कहती है, हेलो रुक जाओ। दोनों के न रुकने पर सू और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी ये जिंग वापस से कहता है, मैं सू को जिंदगी भर के लिए प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर लियो कहता है, भाई क्या सच में? साथ ही लियो मन ही मन कहता है, भाई आपकी वजह से ही सू तक सर्दी पहुँची और उसके सर पे ईंट भी तो पड़ी थी, आप पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये जिंग शर्माते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है कि इंपीरियल गार्ड्स भले ही जिंदगी भर के लिए हमारा पीछा करे, मैं अपने ताकत के दम पे लाइफ टाइम के लिए सू को बचा सकता हूँ। इन सारी बकवास से गुस्से में आकर सू उन दोनों से ही हाथ छुड़ा लेती है और सीधा स्टूडेंट के पास जाकर कहती है, सीनियर ब्रदर मैं चाहती हूँ कि तुम इन सब के बारे में पैलेस जाकर मेरे फादर को इन्फॉर्म करो। डॉक्टर बाइकविंग भी कहते हैं, सुरक्षित जल्दी। स्टूडेंट कहता है, मेरी जूनियर सिस्टर ने मुझसे पहली बार मदद मांगी है, इसीलिए चिंता मत करिए मास्टर, मैं जल्द ही सेफ वापस आऊंगा। इतना कहकर वो विंडो से उड़ जाता है। तभी प्रिंसेस मुदान डोर को खोलकर अंदर आ जाती है और कहती है, गार्ड्स। इतना सुनकर ही वो सारे गार्ड्स सू को घेर लेते हैं। ये जिंग भी उनके बीच आते हुए कहता है, सू को टच करने की कोशिश भी मत करना। डॉक्टर बाइकविंग भी अपनी निडल्स निकाल लेते हैं और कहते हैं, मेरे निडल से डरो। उसके बाद तो वो सीधा अटैक कर देते हैं। जिनको भी उनकी निडल्स लगती है उन बेचारों का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। ये जिंग सू को लियो के साथ बैठा देता है और कहता है, तुम बस लियो के साथ चुपचाप बैठो, बाकी सब मैं देख लूंगा। बेचारा लियो तो घबराते हुए कह रहा होता है कि भाई ध्यान से। अपने दूसरी ओर ग्रैंड ट्यूटर को देखकर सू चौंकते हुए कहती है, ग्रैंड ट्यूटर आप यहाँ पर क्यों हैं? यहाँ पर तो बस बच्चों, बूढ़ों और औरतों को ही बैठना चाहिए। आप तो एक गबरू जवान हैं, आप जाकर क्यों नहीं लड़ते? ग्रैंड ट्यूटर मस्त चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, मैं तो बस रणनीति बनाता हूँ। क्या तुमने किसी रणनीति बनाने वाले को आमने सामने लड़ते हुए देखा है? यानी कि ये जिंग अपने मार्शल आर्ट के जरिए उन्हें पस्त कर रहा होता है और दूसरी ओर डॉक्टर बाइकविंग अपने पॉइजनस निडल का यूज कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए प्रिंसेस मुदान को गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो खुद सू की ओर बढ़ते हुए कहती है, सू अब तुम नहीं बच सकती। लेकिन तभी सारे मैन सू के आसपास आ जाते हैं और कहते हैं, हम भी देखते हैं कि सू को टच करने की हिम्मत कौन करता है। ये देखकर तो प्रिंसेस मुदान गुस्से से उस इंपीरियल फरमान को ही चबाते हुए मन ही मन कहती है, ये क्या बकवास चल रहा है? आखिर ये चारों के चारों एक ही बीवी बनाना चाहते हैं क्या? वे सारे न केवल सुंदर है बल्कि उनमें से एक तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और दूसरा मार्शल आर्ट जानता है। इससे भी बुरी बात यह है कि ग्रैंड ट्यूटर और ग्रेट डॉक्टर बाइकविंग भी उसका बचाव कर रहे हैं। आखिर वे तो उससे नफरत करते थे और छुटकारा पाना चाहते थे। आखिर वे उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? मैं ये सब एक्सेप्ट करने से इनकार करती हूँ। पीछे से एक गार्ड कहता है, प्रिंसेस प्लीज उस इंपीरियल फरमान को मत फाड़िए। प्रिंसेस मुदान कहती है, ठीक है, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी कि मेरे पास अब भी इंपीरियल फरमान है। फिर तो प्रिंसेस मुदान उस इंपीरियल फरमान को पढ़ते हुए कहती है, ग्रेट एम्परर का ये आदेश है कि लेडी सू जो कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, उनका सर मुंडवाकर उन्हें 10 साल के लिए नन बना दिया जाए। नन बनने के बाद वो 10 सालों के लिए अपने देश के लोगों के लिए प्रेयर करेंगी और अगर इसमें कोई रुकावट आती है तो तुरंत इसे निपटाया जाएगा। ये सुनकर तो सू भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो एम्परर के ऑर्डर को नहीं नकार सकती। प्रिंसेस मुदान हंसते हुए वहाँ पर कोहरा फैला देती है और मन ही मन कहती है, मैं जानती थी कि तुम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगी। अब जबकि बल काम नहीं आया है इसीलिए मैं और तरीकों का सहारा लूंगी। कोहरा बड़ी तेजी से फैलने लगता है और ये देखकर ये जिंग और लियो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा होता है। डॉक्टर बाइकविंग कोहरे में हाथ से स्लैश मारते हुए कहते हैं, जाओ। लेकिन कुछ देर के अंदर ही वहाँ पर पूरा कोहरा फैल जाता है और अंदर से आवाजें आने लगती है कि अचानक ये कोहरा कहाँ से आ गया? भाई आप कहाँ पर हैं?
थोड़ी देर बाद कोहरा छटने लगता है और ये जिंग अपने पीछे किसी को महसूस करके कहता है कौन है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सू होती है और कहती है ये जिंग मुझे डर लग रहा है। ये जिंग सू को उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। उसके बाद तो ये जिंग सू को लेकर खिड़की से बाहर आ जाता है और सू ये जिंग को गले लगा लेती है। ये जिंग कहता है सू तुम क्या कर रही हो। सू कहती है तुम क्या सोचते हो। इससे पहले कि ये जिंग कुछ कहता सू उसके होठ पर उंगली रखते हुए कहती है ये जिंग मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बन जाऊँ। ये जिंग सू को नीचे रख देता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है सू क्या ये सही टाइम और सही प्लेस है। लेकिन सू तो सीधा ये जिंग को किस करने लगती है। उसके बाद तो ये जिंग भी सू को जमीन पे लिटा देता है और अपने कपड़े निकालते हुए कहता है सू तुम्हारे एक्शन से क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। सू कहती है केवल तुमने ही कोहरे में मेरा हाथ थामा, मैंने पहले ही अपना पहला कदम उठा लिया है, क्या तुम्हें इसका मैसेज नहीं मिला। ये सुनकर तो ये जिंग सू की ड्रेस को खींचते हुए कहता है तो क्या मैं। लेकिन सू उसका हाथ पकड़ लेती है और रोकते हुए कहती है ओ तुम मेंस इतना जल्दी में क्यों रहते हो। सू उठकर बैठते हुए कहती है पहले मुझे किस करो। फिर तो ये दोनों शुरू हो जाते हैं और दूसरी ओर बेचारा लियो जो कि अब भी उस कोहरे में फंसा होता है वो आगे पीछे भागते हुए चिल्ला रहा होता है कि सू तुम कहाँ हो भाई, आप कहाँ हो। अचानक उसके सामने सू आ जाती है और कहती है लियो क्या तुम ठीक हो। सू को देखकर लियो शर्मा जाता है और चारों ओर देखते हुए मन ही मन कहता है आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों यहाँ हैं। उसके बाद तो लियो भी सू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सू मुझे पता है कि मुझे अब तुम्हारे और भाई के बीच दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन जब तक कि तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो मैं तुम्हारा कॉन्केबाइन बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं। सू लियो को गले लगा लेती है और कहती है थैंक यू लियो, मैं इस बारे में तुम्हारे भाई से बात करूंगी। लियो भी कहता है हाँ अब जबकि तुमने ऐसा कह दिया है तो मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी बात का पछतावा नहीं है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कोहरा पूरी तरह से छटने लगता है और प्रिंसेस मुदान एक गार्ड के ऊपर बैठकर उसकी मासूमियत लूटने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी ओर लियो एक पेड़ को गले लगाकर ओ सू तुम कितनी अच्छी हो कह रहा होता है। ये सब देखते हुए एक कोने में खड़ी ओरिजिनल सू चिल्लाते हुए कहती है मास्टर ये सब क्या हो रहा है, मैं और नहीं देख सकती। डॉक्टर बाइक्विंग कहते हैं ये सभी काल्पनिक कोहरे में खो गए हैं, यानी कि प्रिंसेस मुदान इमेजिन कर रही है कि वो एक हैंडसम लड़के के साथ है और दूसरी ओर लियो भी इमेजिन कर रहा होता है कि सू ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वेल सू कहती है मास्टर क्या आपके कहने का मतलब ये है कि इस कोहरे को बनाने के लिए किसी सीक्रेट आर्ट का यूज किया गया है और इस कोहरे की वजह से ही इन सब की बुद्धि फिर गई है। ये सब सुनकर डॉक्टर बाइक्विंग चौंक जाते हैं और मन ही मन कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे समझ पाएगी। फिर तो डॉक्टर बाइक्विंग सू के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि सू सीखने लायक है। सू कहती है मास्टर फिर इस कोहरे का असर हम पर क्यों नहीं हुआ। डॉक्टर बाइक्विंग कहते हैं पिल। फिर तो सू सोचते हुए कहती है अच्छा वो पिल जो हमें सैकड़ों पॉइजन से बचाती है, अच्छा तो उसकी वजह से हम पर असर नहीं हुआ। अरे वाह मास्टर आप तो कमाल के हैं। वैसे ये जिंग और ग्रैंड ट्यूटर कहाँ हैं, कहीं वो दोनों कोहरे में खो तो नहीं गए। दूसरी ओर हम देखते हैं ये जिंग को जो कि ग्रैंड ट्यूटर को जबरदस्ती किस कर रहा होता है। असल में उसे लग रहा होता है कि वो सू है। ग्रैंड ट्यूटर गुस्से से मन ही मन सोच रहे होते हैं कि अरे नहीं मेरा तो दम घुट रहा है, मैं तो एक नॉर्मल सा ग्रैंड ट्यूटर हूँ, लेकिन ये जिंग तो एक कमांडर है, इसकी ताकत के आगे मैं इसे धक्का देकर दूर भी नहीं कर पा रहा। ये जिंग तो पूरी तरह से ग्रैंड ट्यूटर पे हावी हो जाता है और बेचारे ग्रैंड ट्यूटर की आत्मा बाहर निकलते हुए मन ही मन कहती है मैं भागना चाहता हूँ लेकिन भाग नहीं सकता, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, प्लीज कोई मुझे बचाओ। ये सब देखकर सू जो कि अभी वहाँ आई होती है वो कहती है अरे वाह यहाँ पे तो बॉयज रोमांस चल रहा है। डॉक्टर बाइक्विंग कहते हैं पसंद आया। ये सुनकर ये जिंग अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने ग्रैंड ट्यूटर को देखकर दूर होते हुए कहता है ग्रैंड ट्यूटर तुम सू कहाँ पर है और तुम मुझे क्यों, छी छी क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं क्या सू कमांडर ये जब कोहरा फैला तो तुम मुझे अपने साथ पकड़कर बाहर भाग आए, तुम पागलों की तरह खुद से बातें कर रहे थे और फिर तुम मुझे जबरदस्ती किस करने लगे। उस बारे में तो सोच कर ही उन दोनों को उल्टी आने लगती है। सू कहती है क्या आप दोनों ठीक हैं? वो कोहरा लोगों की मति भ्रम कर देता है, यानी कि उससे लोग इमेजिन करने लगते हैं। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। ये जिंग और ग्रैंड ट्यूटर दोनों ही शांत हो जाते हैं और ये जिंग ग्रैंड ट्यूटर से कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी भ्रमित हो गया था और मैंने आपको ठेस पहुंचा दिया। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं कमांडर ये चिंता मत करिए, मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि इस बात को लेकर बैठ जाऊँ। उसके बाद तो वो गुस्से से ये जिंग के कंधे को दबाने लगते हैं। ये जिंग भी अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है आपके हाथों में की ताकत इतनी बुरी भी नहीं है, ये अफसोस की बात है कि आपने कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं अरे नहीं आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है कमांडर ये जिंग। ये सब देखते हुए डॉक्टर बाइक्विंग कहते हैं बच्चे
बच्चे। सू भी कहती है जो कि आप दोनों इतने करीब हैं तो एक साथ क्यों नहीं रहते। ये सुनकर दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं क्या एक साथ। उसके बाद तो वो दोनों ही फिर से उल्टी करने लगते हैं और मन ही मन कहते हैं अरे नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, मैं इस तरह से कभी नहीं जी पाऊंगा और अब तो ये जिंदगी भर हम पर हंसेगी। दूसरी ओर प्रिंसेस मुदान के पास एक सर्वेंट भागते हुए आता है और कहता है प्रिंसेस उठिए, मैं आपके लिए एक बहुत ही भयानक खबर लाया हूँ। प्रिंसेस मुदान उस सर्वेंट का ही कान पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। अचानक वो पूरी तरह होश में आ जाती है और उठते हुए कहती है अरे नहीं, क्या मैं उन हॉट बॉयज के साथ नहीं थी? ये सुअर कौन है? इसे मेरी नजरों से अभी दूर करो। वो सर्वेंट कहता है प्रिंसेस मेरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर एम्परर के खिलाफ विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं, वे लगभग यहीं पर हैं, आप पहले बाहर देखो। प्रिंसेस मुदान गुस्से से मन ही मन कहती है क्या वो प्राइम मिनिस्टर बुढ़ा, क्या वो पैलेस में नहीं था? आखिर वो वापस कैसे आया? सू तो खुश होती है कि अब हमारे सपोर्टर्स आ गए हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे इंपीरियल फरमान के साथ आ जाते हैं और उस फरमान को पढ़ते हुए कहते हैं एम्परर ने ये निर्णय लिया है कि ये फैमिली ने अपनी कई पीढ़ियों से वफादारी दिखाई है, इसीलिए येजिंग को उसके कमांडर की पदवी वापस से दी जाती है और ये फैमिली को उसकी सही जगह देके वापस से बहाल किया जाएगा। और प्रिंसेस मुदान जिसने ये फैमिली को बर्बाद करने के लिए एम्परर से झूठ बोला, उससे उसके सारे हक और स्टेटस छीने जाते हैं और सू की जगह पर उसे नन बनाया जाएगा। ये मेरा यानी कि एम्परर का ऑर्डर है। ये सुनकर तो प्रिंसेस मुदान को यकीन ही नहीं होता कि अब वो एक नॉर्मल इंसान बन गई है और उसे जबरदस्ती आश्रम में नन बनाकर भेजा जाएगा। सू भी मन ही मन सोच रही होती है कि एम्परर सच में दुष्ट है, वो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। मेरे फादर के विद्रोहियों का नेतृत्व करने पर उसने प्रिंसेस मुदान को बलि का बकरा बना दिया और अब लोगों को खुश कर रहा है। तो